हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी और डीबी एग्जाम के सेक्शन 1 की तैयारी के लिए साइंस का एक प्रैक्टिस सेट। दोस्तों वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर से देखिएगा। लेकिन इससे पहले कि हम आज का ये वीडियो शुरू करें, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर से कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों को हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो बिना किसी देरी के। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको दिया गया है कि अम्ल वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होती है। तो अम्ल वर्षा जो कि होती है वो नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि वातावरण में पाए जाते हैं उनके कारण होती है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जो है अम्ल वर्षा होती है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है। ठीक है, तो वायुमंडल में पाई जाने वाली जो ओजोन परत होती है वो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है या फिर अल्ट्रावायलेट रेज। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल्ट्रावायलेट रेज को जो है पराबैंगनी किरणों को ओजोन परत अवशोषित करती है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो क्वेश्चन दिया गया है कि उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से क्या होता है। ठीक है, यानी कि जो उर्वरक होते हैं उनका आवश्यकता से अधिक इस्तेमाल करने पर क्या हो सकता है। तो देखिए उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण ये सभी चीज़ें हो सकती है। तो हमारा इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है। ठीक है, यानी कि ऊर्जा का वो कौन सा रूप है जिसमें बिल्कुल भी प्रदूषण आपको देखने को नहीं मिलता। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं कोयला, परमाणु, पेट्रोल या फिर सौर ऊर्जा। ठीक है, तो देखिए जो सौर ऊर्जा होती है उसमें बिल्कुल भी प्रदूषण की समस्या नहीं होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोलर एनर्जी या फिर सौर ऊर्जा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान में रखिएगा। देखिए दोस्तों टोटल जो है 25 क्वेश्चंस आज मैं आपको इस वीडियो में करवाने वाला हूं जो कि साइंस के होने वाले हैं। तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से ज़रूर से बताना है कि आप लोगों का स्कोर जो है 25 में से क्या रहा है। ठीक है, अगर आप लोग 18+ स्कोर करते हो तो आप लोग सेफ स्कोर में हो। ठीक है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें जो होती है उनकी वजह से कौन सा रोग हो सकता है। ठीक है, तो देखिए पराबैंगनी किरणें जो होती है उनकी वजह से त्वचा का कैंसर यानी कि स्किन कैंसर हो सकता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्वचा का कैंसर जो कि पराबैंगनी किरणों के विकिरण से होता है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो क्वेश्चन दिया गया है कि कहा जाता है कि ताजमहल मार्बल जो है वो कैंसर से ग्रस्त है। ठीक है, तो मार्बल कैंसर जो है वो क्या होता है। ठीक है, तो देखिए अम्ल वर्षा जो होती है, ठीक है, जो कि मार्बल का क्षरण करती है। ठीक है, यानी कि अगर आप ताजमहल को देखेंगे तो वो धीरे धीरे जो है काला पड़ रहा है, उसका कारण है अम्ल वर्षा। ठीक है, क्योंकि अम्ल वर्षा जो होती है वो मार्बल को क्षतिग्रस्त करती है यानी कि उसका क्षरण करती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अम्लीय वर्षा जो कि मार्बल का क्षरण करती है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि लोहे की खानों में काम करने वाले मजदूरों में लौह सक्रियत्मकता का यो रोग पाया जाता है, इसका कारण क्या होता है। ठीक है, तो देखिए अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि लोहे की खानों में जो लोग काम करते हैं या फिर मजदूर जो काम करते हैं उनमें लौह सक्रियत्मकता का रोग पाया जाता है। ठीक है, उसका कारण होता है सिलिका। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिलिका। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों पिछले वाले क्वेश्चन से एक टाइप का और क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, ब्लैक लंग रोग भी पूछा जाता है कि ब्लैक लंग रोग जो है वो कहाँ पर काम करने वाले मजदूरों में पाया जाता है। ठीक है, तो देखिए ब्लैक लंग रोग जो होता है वो आपके कोयला खदानों में काम करने वाले मजदूरों में देखने को मिलता है। तो उस क्वेश्चन को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, प्रीवियस ईयर्स में आ चुका है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस वायु प्रदूषक के कारण मनुष्य में तंत्रिका तंत्र संबंधित रोग पैदा हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए तंत्रिका संबंधित रोग जो होते हैं यानी कि नर्वस सिस्टम से जुड़े हुए रोग वो आपके होते हैं सीसा से संबंधित। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीसा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि शुष्क सेल की धनात्मक छड़ होती है। ठीक है, तो देखिए ड्राई सेल जो होते हैं उनकी धनात्मक छड़ जो बनाई जाती है वो ग्रेफाइट की बनी हुई होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेफाइट। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा और विद्युत इन दोनों का सूचालक है।
ठीक है। दोनों का सुचालक होना चाहिए, उष्मा का भी और विद्युत का भी, ठीक है। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं हीरा, एंथ्रेसाइट, ग्रेनाइट या फिर ग्रेफाइट, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रेफाइट, जो कि उष्मा और विद्युत इन दोनों का सुचालक होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि वह गुण जिसके कारण एक ही तत्व कई रूपों में पाया जाता है, इसका कारण क्या होता है या फिर इसे क्या कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए, वो गुण जिसके कारण एक ही तत्व कई अलग अलग रूपों में पाया जा सकता हो, वो उसे कहा जाता है अपरूपता, ठीक है। उसको अपरूपता कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपरूपता, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि समुद्र का जल वर्षा के जल से अधिक लवण युक्त होता है क्योंकि, ठीक है। तो देखिए, समुद्र का जल जो होता है वो बहुत ज़्यादा खारा होता है वर्षा के जल से, ठीक है। उसका कारण क्या होता है? तो उसका कारण ये होता है कि नदियाँ जो होती है वो अपने साथ में लवण बहा कर लेके आ जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से जो है समुद्र में जल बहुत ज़्यादा खारा होता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नदियाँ अपने साथ लवण बहा करके लाती है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है पानी में नमक मिलाने पर पानी का क्वथनांक और हिमांक, ठीक है। तो देखिए, अगर आप पानी में नमक डालते हैं तो उसका जो पानी का क्वथनांक और हिमांक होता है वो क्या होता है, उसमें क्रमशः पहले तो बढ़ जाता है और फिर बाद में घट जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पानी का क्वथनांक और हिमांक जो होगा वो क्रमशः बढ़ और घट जाएंगे, ठीक है। यानी कि क्वथनांक जो है वो बढ़ जाता है और हिमांक जो होता है वो घट जाता है, ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो क्वेश्चन दिया गया है कि हाइड्रोजन को वायु में जलाने पर क्या चीज़ प्राप्त होती है, ठीक है। तो देखिए, हाइड्रोजन जो होता है यानी कि H2, ठीक है, उसको जब वायु में जलाया जाता है यानी कि O2 में, तो देखिए हमें जल मिलता है, ठीक है, H2O। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जल, ठीक है। ये भी जो है क्वेश्चन में पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि वह तत्व जो अम्लों को आवश्यक तात्विक घटक होता है, ठीक है। तो वो कौन सा तत्व जो है वो अम्लों का आवश्यक तात्विक घटक होता है? तो देखिए, हाइड्रोजन जो होता है वो अम्लों के लिए आवश्यक तात्विक घटक होता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि पायरेक्स कांच जो होता है उसको अधिक सामर्थ्यवान बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या चीज़ जो है उत्तरदायी होती है, ठीक है। तो पायरेक्स कांच जो होते हैं उसको अधिक मजबूत बनाने के लिए जो है बोरेक्स उसमें एक बहुत बड़ा रोल निभाता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोरेक्स। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विद्युतन के फलस्वरूप अंततः कौन सा तत्व या फिर क्या चीज़ है वो बनती है, ठीक है। तो देखिए, यूरेनियम का जब रेडियो विघटन किया जाता है, ठीक है, तो लास्ट में जो है सीसा बनता है, ठीक है, लेड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लेड। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से बनाया गया था, ठीक है। तो वो कौन सा तत्व जो है सबसे पहले आर्टिफिशियली तैयार किया गया था? तो प्लूटोनियम जो है वो सबसे पहले कृत्रिम रूप से तैयार किया गया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लूटोनियम, जो कि आर्टिफिशियली तैयार किया गया था, ठीक है। देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस खनिज में ऑक्सीजन नहीं पाई जाती, ठीक है। तो वो खनिज कौन सा है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती है? तो देखिए, क्रायोलाइट जो होता है इसमें ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं पाई जाती, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रायोलाइट। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सीमेंट बनाने के लिए किसके मिश्रण को खूब तप्त किया जाता है, ठीक है। यानी कि कौन सा मिश्रण जो होता है उसको सबसे ज़्यादा गर्म किया जाता है, यानी कि हीट दी जाती है, ठीक है। तो देखिए, चूना पत्थर और मृत्तिका जो होते हैं इनको जो है सीमेंट बनाने के लिए सबसे ज़्यादा गर्म किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चूना पत्थर और मृत्तिका, ठीक है। ये डेड यहाँ पर गलत लिखा गया है, ठीक है, मृत्तिका को इंग्लिश में कुछ और बोलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि एक वक्रीय दर्पण जिसमें परावर्तन सतह अंदर की ओर वक्रीय होती है उसे क्या कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए, वो वक्रीय दर्पण जिसमें परावर्तन सतह अंदर की ओर होती है, ठीक है, वक्रीय, उसे कहा जाता है अवतल दर्पण, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण, यानी कि कॉनकेव मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि गोलीय दर्पण की अवधारणा क्या होती है, ठीक है। तो देखिए, गोलीय दर्पण की जो अवधारणा होती है वो प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश का परावर्तन, जो कि गोलीय दर्पण की अवधारणा है। देखिए, अगला प्रश्न दिया गया है कि जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती है उसे क्या कहा जाता है, ठीक है। वेस्ट, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है,
वो बिंदु जिस पर सभी किरणें आकर के मिलती है उसे फोकस कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण की परावर्तित सतह पर स्थित होती है। ठीक है, तो देखिए परावर्तित सतह पर जो है कौन से दर्पण पर होती है, वो होता है पोल। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि दर्पण सूत्र के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो देखिए वक्रता का केंद्र ध्रुव और वक्रता की त्रिज्या से समान दूरी पर है, नहीं होता। ठीक है, गलत है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है सभी दूरियों को दर्पण के ध्रुव से मापा जाना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है। लेंस सूत्र जो होता है दर्पण सूत्र उसके अनुसार, ठीक है, सभी दूरियों को जो है दर्पण के ध्रुव से मापा जाना चाहिए, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चंस जो है वो समझ आ गए होंगे और आप लोगों को वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करना है, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि इस चैनल पर जो है आपको इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी और डीबी एग्जाम के रिगार्डिंग सभी अपडेट्स दिए जाते हैं और साथ ही उनकी तैयारी करवाई जाती है। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने जो है इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। इसके अलावा आप यूज़र नेम से भी जो है टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हो @NavyMR एग्ज़ाम लिख करके। ठीक है, आपको वहाँ से ग्रुप मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड की गई है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी और डीबी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी वेबसाइट defensepointprep.com के माध्यम से फ्री ऑनलाइन मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिस पर आपको 10 से ज़्यादा मॉक टेस्ट देखने को मिल जाएंगे नाविक जीडी और डीबी दोनों एग्जाम्स के लिए। ठीक है, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए है, उसकी भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है। और हाँ दोस्तों, आप लोगों का जो है स्कोर 25 में से क्या रहा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।